रहेंगे। बच्चों हेलो एल्केन और हेलो एरीन में नेक्स्ट लेक्चर आपका ये 8वां लेक्चर आप इसको कह सकते हो। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इस चैप्टर को हम लोग बच्चों 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर हेलो एरीन पढ़ेंगे। और हेलो एल्केन हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद 8वें लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेशली हम लोग इस चैप्टर में या इस लेक्चर में हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एरीन को ही कहा जाता है एरिल हैलाइड। इसको एरिल हैलाइड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैसे एरिल हैलाइड बनता है? एरीन वर्ड का मतलब होता है बच्चों बेंजीन, एरोमेटिक सेक्शन। और इसमें इसका फार्मूला है C6H6। सभी कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहां का यदि एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, विस्थापित कर दिया जाए और एक हैलोजन जोड़ दिया जाए तो कुछ संरचना या कुछ इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का होगा। यहां का हाइड्रोजन विस्थापित हो गया और उसके जगह पे हैलोजन जुड़ गया, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एरिल हैलाइड या इसी को कहा जाता है हेलो एरीन। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? तो डेफिनेशन की बात करेंगे बच्चों, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब इसमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो इसमें जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हमने बेंजीन को ले लिया। जनक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु भी निकल सकता है, उससे अधिक हाइड्रोजन परमाणु भी निकल सकता है, हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो प्राप्त यौगिक को एरिल हैलाइड कहते हैं या हेलो एरीन कहते हैं। यदि इसमें से फिर एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए और हैलोजन को जोड़ा जाए तो देखिए डाई एरिल हैलाइड प्रोडक्ट इसमें बन सकता है। ये कंपाउंड भी बन सकता है या इसके जगह पे ये भी बन सकता है, ये बन सकता है, या इसके जगह पे ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है। तो एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु भी बेंजीन नाभिक से प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं किसी हैलोजन के द्वारा। तो बनने वाले यौगिक को हम लोग कहते हैं हेलो एरीन या एरिल हैलाइड उसको कहा जाता है। तो बच्चों हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर जो हेलो एरीन होते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड होते हैं और साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड होते हैं। नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड का मतलब जैसे ये बेंजीन नाभिक हो गया और इसमें से कहीं भी किसी भी पोजीशन से अगर हम लोग यहाँ का हाइड्रोजन हटाएं और उसके जगह पे हाइड्रोजन हैलोजन जोड़ दें तो इसको हम लोग कहते हैं नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। ये आपका हेलो एरीन, ठीक है, नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। मान लीजिए ये एग्जाम्पल, इस कंपाउंड का नाम है टालुइन और टालुइन में से ही आप एक हाइड्रोजन को हटाइए और हैलोजन को जोड़िए। तो हैलोजन को जोड़ोगे ये पोजीशन पे, ये भी कहलाएगा यानी बेंजीन रिंग का, बेंजीन रिंग में यानी बेंजीन में उपस्थित कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन यदि प्रतिस्थापित होते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड क्या होते हैं? पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड किसे कहा जाता है? मान लीजिए ये टालुइन है और इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि क्लोरीन इसमें जोड़ रहे हैं। मान लीजिए Cl2 से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। ये क्लोरीन यहां ना जुड़ करके इसमें अगर साइड चेन में जुड़ता है, और ऐसा कब होता है? जब रिएक्शन हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में कराते हैं। ये रिएक्शन मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी किस तरीके से होता है, और 11th क्लास में टालुइन की प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ चुके हैं।
जैसे यहां क्या होगा CH2Cl, फिर हैलोजिनेशन कराओगे तो फिर यहां बनेगा CHCl2, फिर अगर हैलोजिनेशन कराओगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये कंपाउंड हो गया आपका CCl3। यानी साइड चेन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन अगर किसी हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं तो इसी तरह के हैलाइड को पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड कहा जाता है। जैसे इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। इसको बेंजिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इसका नाम होता है बच्चों बेंजल डाइक्लोराइड, या इसका एक और नाम होता है बेंजिलिडीन क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड इस कंपाउंड का नाम होता है। तो इस तरीके से दो तरह के हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर दो तरह के हैलाइड होते हैं। ये दो तरह के एरिल हैलाइड होते हैं। कौन कौन से? नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड और पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड। तो एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन हो गया। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं हैलो एरीन में जो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड की स्थिति है। जैसे हैलो एल्केन में भी हम लोग कार्बन और हैलोजन के बंध का जो लक्षण था, यानी उसके आधार पर जो होने वाली अभिक्रियाएं थी उनके बारे में जिस प्रकार डिस्कशन किया गया, यहां भी हम लोग बात करेंगे बेंजीन में उपस्थित जो कार्बन है और उससे जुड़े हैलोजन के बंध की प्रकृति क्या है। तो हेडिंग डालेंगे हैलो एरीन में CX बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति, इसके बारे में यहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो बात करते हैं बच्चों CX बंध की प्रकृति का क्या इसमें रोल है। जिस प्रकार एल्किल हैलाइडों में आपने देखा कि एल्किल हैलाइड में भी CX बंध है और एरिल हैलाइड में भी CX बंध है। यहां भी ये कार्बन है, इसके साथ ये X बॉन्ड है। इन दोनों बंधों में देखिए बच्चों डिफरेंस क्या है। इसके साथ यहां पर ऑलरेडी पहले से डबल बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन से। तो इस कार्बन पर अगर संकरण आप ज्ञात करोगे तो इसमें संकरण बच्चों sp2 ही आएगा, क्योंकि इसमें सिग्मा सिग्मा और सिग्मा केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन किसी एल्किल हैलाइड की बात करोगे तो उसमें सिग्मा बंधों की संख्या 4 होगी और इसमें संकरण क्या होगा sp3। तो कहा जा रहा है कि जो CX बंध है हैलो एरीन में, उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होता है sp2 टाइप का ये बॉन्ड होता है, और बाकी जो हैलो एल्केन में sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो sp2 वाला कहा जा रहा है कि ये बंध जो है ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा क्यों ये बंध ज्यादा मजबूत है समझिए। इस कार्बन से जो हैलोजन जुड़ा है बच्चों, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। और जो कार्बन आपका हैलोजन जो एल्किल हैलाइड है, इसमें भी हैलोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर शिफ्ट करोगे यानी अनुनाद में भाग नहीं लेता है, जबकि बेंजीन नाभिक होने के कारण यहां देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर होने की वजह से यहां पर कंजुगेशन मिल रहा है, संयुग्मन मिल रहा है, तो यहां पर अनुनाद संभव है। जबकि यहां पर अगर ये लोन पेयर हम शिफ्ट करेंगे तो इसके बाद कहीं आगे कुछ बढ़ाने के लिए शिफ्टिंग है ही नहीं।
तो यहां पर कंजुगेशन नहीं है, तो इसमें अनुनाद नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें रिजोनेंस यानी अनुनाद होता है। तो अनुनाद के वजह से ये जो यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन और हैलोजन के बीच आंशिक द्विबंध आ जा रहा है। समझिए, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है और ये X यानी हैलोजन है, जैसे ही अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा, मैं अभी इसकी सारी अनुनादी संरचनाएं आपको बताऊंगा, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है जब यहां पर आएंगे तो ये डबल बॉन्ड का निर्माण कर देंगे, और ये जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड की वजह से ये बंध क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो बंध है वो किसी एल्किल हैलाइड की तुलना में अधिक प्रबल होता है, क्योंकि हैलोजन परमाणु का लोन पेयर बेंजीन नाभिक के साथ अनुनाद में भाग लेता है, जिस कारण इसमें आंशिक द्विबंध आ जाता है, और आंशिक द्विबंध के कारण जो CX बंध है वो आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। ऐसा नहीं कि नहीं देता, लेकिन आसानी से यानी इजिली वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से नहीं देता है। हम लोग यहां अभी मैं आपको दिखाता हूं बच्चों, किस प्रकार जो हैलो एरीन है उसकी किस प्रकार अनुनादी संरचनाएं होती हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी अनुनादी संरचनाएं। इस बेंजीन नाभिक से मान लीजिए कोई हैलोजन जुड़ा है जिस पर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन है, ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड पेयर इस पर शिफ्ट होगा। देखिए किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ये लोन पेयर यहां आ जाएगा बच्चों, लोन पेयर आएगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, X पर एक लोन पेयर हट जाएगा, इस वजह से इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन हटा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। आगे देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट करूंगा और इसको इस पर। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो यहां बनेगा डबल बॉन्ड, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इस पर जाएंगे तो यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड X, और इस हैलोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा, लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा तो इस पर आएगा लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और इस हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर। फिर देखिए ये लोन पेयर यहां शिफ्ट होगा तो बॉन्ड पेयर फिर से क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। अब ये सिंगल बॉन्ड, फिर से पहले की तरह संरचना आ गई, लेकिन बॉन्ड के जो अरेंजमेंट है देखिए वो चेंज हो गई। तो यहां पर एक अनुनादी संरचना प्राप्त हो रही है जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात की जाए, देखिए हाइब्रिड का मतलब डबल बॉन्ड सारे कार्बन पर घूम रहा है, तो इसका मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड सारे कार्बन पर होगा। यहां भी डबल बॉन्ड है सारे कार्बन पर, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड यहां भी होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बाकी सब पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये इसको कहते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, या रियल स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है। क्लास 11th में भी आप लोग पढ़े होंगे। हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर या वास्तविक जो संरचना है वो कैसे प्राप्त होती है। सारी अनुनादी संरचनाओं को यदि जोड़ दिया जाए तो सारी अनुनादी संरचनाओं का सम जो है वो एक रियल स्ट्रक्चर के बराबर होता है, वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बराबर होता है बच्चों। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं हैलो एरीन की, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब यहां से आप देखिए कि जो हैलो एरीन है
वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है ये आपको अभी आगे पता चलेगा बच्चों कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो सकता है या मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि हैलोजन यहां पर है और किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक से इसको प्रतिस्थापित करना है तो ये नाभिक स्नेही जुड़ेगा यहां पर जरूर, लेकिन X माइनस निकलेगा और ये जो रिएक्शन होती है काफी कठिनता से होती है, यानी डिफिकल्टी से होती है। किसी सामान्य परिस्थिति में यह अभिक्रिया संभव नहीं है। दूसरा बात करते हैं बच्चों पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित हैलाइड, इनके बारे में बात किया जाए। देखिए ये बेंजीन नाभिक हो गया और इसके साथ CH2X मान लीजिए जुड़ा है, इसी को हम लोग एल्काइल हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड भी कहते हैं। इसमें जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है इसकी प्रकृति आप देखिए, इस हैलोजन पर भी लोन पेयर है, लेकिन ये अगर यहां शिफ्ट करेगा तो यहां से शिफ्टिंग करने के लिए अंदर कुछ नहीं है, यानी यहां पर कंजुगेशन नहीं है, यहां संयुग्मन नहीं है, तो यहां पर अनुनाद भी संभव नहीं है बच्चों। कंजुगेशन होना चाहिए। क्लास 11th में मैं आपको बता चुका हूं किस तरह से कंजुगेशन यानी क्या क्या कंडीशन होने चाहिए कंजूशन के, जैसे पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। ये ऐसे अगर कंडीशन आते हैं तो इस तरह के कंडीशन में कंजुगेशन संभव होता है, अनुनाद संभव है। यहां चेक करिए क्या है, देखिए ये पाई है, ये सिग्मा है, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं इसका मतलब ये इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें अनुनाद संभव नहीं है। जब अनुनाद नहीं संभव है तो यहां पर आंशिक द्विबंध भी नहीं बनेगा, तो ये सामान्य एल्किल हैलाइड की तरह बिहेव करेगा और ये किसी नाभिक स्नेही के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो जाएगा। इसका मतलब ये एरिल हैलाइड की तुलना में यानी नाभिक प्रतिस्थापित हैलाइड की तुलना में आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। लेकिन अगर यही हैलोजन डायरेक्ट अगर बेंजीन नाभिक से जुड़ा होता है तो ये अभिक्रिया कठिनाई से होती है, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु उसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन नाभिक में भाग लेने लगते हैं, आंशिक द्विबंध द्वारा जुड़ जाते हैं और आंशिक द्विबंध पहले से प्रबल बंध की तरह कार्य करने लगता है और आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग एकल प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन परमाणुओं का दैशिक प्रभाव। दैशिक प्रभाव टॉपिक आप लोग क्लास 11th में एरोमेटिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं बेंजीन नाभिक में 3 पोजीशन होते हैं बच्चों, आर्थो, मेटा और पैरा। यदि एक ग्रुप कहीं भी जुड़ा हो तो आर्थो है, मेटा है, पैरा है, आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही एक ग्रुप और जुड़ जाए और ये दोनों ग्रुप का पोजीशन देखिए, अगर ये 1 है तो ये 2 पोजीशन है, अगर ये 1-2 पोजीशन पे है तो 1-2 पोजीशन को हमेशा कहते हैं आर्थो, 1-3 पोजीशन पे है तो इसको कहते हैं मेटा और 1-4 पोजीशन पे है बच्चों तो इसको कहा जाता है पैरा। अब देखिए एकल प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन परमाणुओं का दैशिक प्रभाव क्या है। प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिकों में बेंजीन नाभिक मुख्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है तथा उसमें उपस्थित समूह G यानी ग्रुप प्रतिस्थापन करने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्थिति तथा बेंजीन नाभिक की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन नाभिक पर जुड़ेगा
तो उसके जुड़ने से नाभिक की जो बेंजीन नाभिक है उसकी क्रियाशीलता भी प्रभावित होगी। जिस प्रकार आप किसी के साथ यदि जुड़ते हैं तो आपकी क्रियाशीलता या तो बढ़ जाती है या तो आपकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। उसी प्रकार जब बेंजीन नाभिक पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करेगा तो या तो वो बेंजीन नाभिक की सक्रियता को बढ़ाएगा या तो सक्रियता को घटाएगा। तो देखिए इन प्रभावों को ही दैशिक प्रभाव, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस या उसी को हम लोग सक्रियता प्रभाव भी कहते हैं। अब ये समझिए, पहला, यदि क्रिया बेंजीन नाभिक की तुलना में आसानी से हो रही है, इजीली रिएक्शन हो जा रहा है, तो जो ग्रुप है हमारा उसे कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी उसको सक्रियता वर्धक समूह कहा जाएगा। यदि क्रिया बेंजीन नाभिक की तुलना में आसानी से हो जाए तो उसको कहते हैं सक्रियता वर्धक समूह। यानी कोई ग्रुप अगर बेंजीन नाभिक पे जुड़ रहा, पहले से जुड़ा हो और इलेक्ट्रॉन्स नहीं जब उस पर आक्रमण करे लेकिन वो क्रिया बहुत आसानी से हो जाए तो कहेंगे कि वो सक्रियता वर्धक समूह है। लेकिन यदि बेंजीन नाभिक की तुलना में क्रिया जो है कठिनाई से होगी तो उसको कहेंगे यह सक्रियता नाशक समूह है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। अब समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन्स ने ही आर्थो पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापन करता है, आर्थो पैरा स्थितियों पर हाइड्रोजन हटता है और वहां पर कुछ कोई भी समूह जुड़ता है तो उस ग्रुप को, उस जी यानी ग्रुप को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहा जाता है, आर्थो पैरा निर्देशक समूह के नाम से जाना जाता है। और आर्थो पैरा निर्देशक समूह सक्रियता वर्धक समूह होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन अलग बात है बच्चों। लेकिन यदि मेटा की स्थिति पर आक्रमण करता है तो वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होता है और मेटा डायरेक्टिंग वाले जनरली सक्रियता नाशक समूह होते हैं। अब हम लोग बच्चों यहां पे बात करेंगे कि किस प्रकार बेंजीन नाभिक में यही प्रतिस्थापन की प्रक्रिया होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं, देखिए इस तरीके से। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए कोई ग्रुप यहां जुड़ा हो और इस पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आक्रमण कर रहा हो और यह आसानी से इस पर जुड़ जाए। और कहां कहां जुड़ेगा, यदि ये आर्थो पोजीशन पर जुड़े और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाए, ये आर्थो और पैरा पर जुड़ा, आर्थो पैरा 1-2 है तो आर्थो, 1-4 है तो पैरा, तो इसको हम लोग कहते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसको आर्थो पैरा निर्देशक कहा जाएगा। लेकिन जब यदि यही इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इसके मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है, जब ये इसके मेटा पोजीशन पर यदि आक्रमण कर दे कोई समूह और ये मेटा पोजीशन पर आकर के इस तरीके से जुड़ जाए, मेटा पोजीशन यानी 1-3 पोजीशन, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों मेटा डायरेक्टिंग, इसको मेटा निर्देशक समूह कहा जाएगा, जो कि सक्रियता नाशक समूह होता है। और आर्थो पैरा निर्देशक समूह सक्रियता वर्धक समूह कहलाते हैं। सक्रियता वर्धक समूह बेंजीन नाभिक पर क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, जबकि सक्रियता नाशक समूह बेंजीन नाभिक पर क्रियाशीलता को कम करते हैं। ये बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करते हैं और जबकि सक्रियता वर्धक समूह बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग समझिएगा बच्चों, क्योंकि ये सारी बातें एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं की गई हैं ढंग से, वहां पर आपको लैंग्वेज भी समझने में दिक्कत होगी। इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, समझ करके नोट्स बनाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं दैशिक प्रभाव की व्याख्या करते हैं। क्लास 11th में भी आप इसको पढ़ चुके हैं, मैं एक बार और आपको यहाँ 12th में भी बता दे रहा हूं
कि बेंजीन नाभिक से जुड़ा हैलोजन परमाणु बेंजीन नाभिक पर दो प्रभाव उत्पन्न करता है। दो प्रभाव क्या उत्पन्न करता है? पहला प्रभाव मैं आपको बताऊंगा प्लस एम प्रभाव। प्लस एम प्रभाव को कहते हो मेसोमेरिक प्रभाव, और वो भी प्लस एम है। ठीक है, इसमें दो प्रभाव होता है, मेसोमेरिक में प्लस एम प्रभाव होता है, माइनस एम प्रभाव होता है, लेकिन यहां पर प्रभाव हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लस एम, क्योंकि बेंजीन नाभिक पर जुड़ा हैलोजन परमाणु, इसके पास बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बेंजीन नाभिक में दे रहा है, तो प्लस एम प्रभाव उत्पन्न करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता तो माइनस एम प्रभाव भी उत्पन्न करता। यहां देखिए, जब ये बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो इसकी अनुनादी संरचनाओं को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन घन तो बढ़ जाएगा और यह ऋण आवेश के रूप में आर्थो और पैरा स्थितियों पर दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं, यहां का इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, यहां नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, बाकी बॉन्ड वैसे ही रहेंगे। इसको मैं यहां शिफ्ट करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। पिछले भी इसको मैं अभी तुरंत बताया हूं आपको, यहां लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां पर आपका डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड एक्स पर पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर। इसको बच्चों यहां शिफ्ट करोगे तो ये लोन पेयर इस पर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड पेयर, यहां डबल बॉन्ड लोन पेयर। इसको यदि यहां शिफ्ट करोगे तो यह वापस अपने जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। ये यानी इसका हाइब्रिड देखा जाए, द सम ऑफ ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सारी अनुनादी संरचनाओं का यदि योग कर दिया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इसको हम अभी बता चुके हैं आपको, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब सोचिए कि इस पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ने जा रहा हो, इस पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जुड़ने जा रहा हो, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसको इलेक्ट्रॉनों से लगाव हो, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो कहां जुड़ेगा? जहां इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा। यानी ये दोनों पोजीशन आर्थो हैं और ये पोजीशन पैरा, इसका मतलब ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग प्लस एम प्रभाव के रूप में जानते हैं। समझ में आई बात? अब चूंकि यह एक प्रभाव और उत्पन्न करता है, चूंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी हैलोजन है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की भी शक्ति रखता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति होने के कारण इसमें माइनस आई प्रभाव, जिसको आप कहते हो प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव जिसको कहा जाता है, माइनस आई प्रभाव भी उत्पन्न करता है। तो बी वाले पार्ट में बच्चों हम लोग यहां पढ़ेंगे माइनस आई प्रभाव, क्योंकि हैलोजन यहां पर एक्सेप्शन का भी काम करता है बच्चों। हैलोजन एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं होता, आप समझ लीजिएगा। भले ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन नाभिक में देता है लेकिन खींचने की भी इसकी क्षमता होती है, तो एक्सेप्शनली हैलोजन जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का कार्य करता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप का कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो माइनस आई प्रभाव को हम लोग बच्चों यहां पे एक्सप्लेन करते हैं अभी। दूसरा प्रभाव बच्चों बात करेंगे माइनस आई प्रभाव की। तो आप जानते हैं कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण जो हैलोजन परमाणु हैं वो बेंजीन नाभिक पर कुल आवेश को क्या करेगा? घटा देगा, क्योंकि खींचने की शक्ति है इसकी, जिस कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही की बेंजीन नाभिक पर आक्रमण करने की सक्रियता जो है वो कम हो जाती है। जब सक्रियता कम हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी उसमें हैलो बेंजीन बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। यानी हैलोजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण बेंजीन नाभिक पर जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कम हो जाता है,
इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन नाभिक के ऊपर आक्रमण करने की सक्रियता कम हो जाती है। बच्चों यहां पे आप कह सकते हैं कि जो हैलो बेंजीन है वो बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है, इसके बावजूद भी ये आर्थोपैरादैशिक होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लस एम प्रभाव अभी आपने पढ़ा था कि प्लस एम प्रभाव भी दे रहा है, माइनस आई प्रभाव भी दे रहा है, तो कौन इसका डोमिनेटिंग फैक्टर है? कोई एक कैरेक्टर ज्यादा प्रबल है तो उसी के अकॉर्डिंग काम होगा ना। तो इसका प्लस एम प्रभाव माइनस आई प्रभाव से प्रबल होता है, यानी प्लस एम इफेक्ट जो है इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ये हावी है माइनस आई प्रभाव पे। इस वजह से हैलोजन परमाणु जो होते हैं आर्थोपैरादैशिक होते हैं। ये आर्थोपैरादैशिक जरूर होते हैं बच्चों, लेकिन इसको कभी भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं कहा जाता है। हैलोजन परमाणु यहां पर हमेशा सक्रियता नाशक समूह होते हैं, इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आप कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जब भी आप हैलो एरीन शुरू करते हो बेटा, या कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जब स्टार्ट करते हो, तो बहुत बच्चे इसी को डीपली समझ नहीं पाते कि कौन सा कंपाउंड आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होगा और कौन सा कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग होगा। अब जो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड आर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, उन्हें फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं होती है। इसलिए आप जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, जब हैलो एरीन शुरू कर रहे हो, तो आप पहले कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है CX बंध, उसकी प्रकृति को अच्छे से समझ लो। क्योंकि एल्किल हैलाइड में जो CX बंध है उसका नेचर कुछ और है, क्योंकि वो अनुनाद प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन जो बेंजीन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वहां नेचर कुछ अलग है, क्योंकि वो अनुनाद में भाग ले रहा है हैलोजन परमाणु। क्योंकि हैलोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग ले रहे हैं, इस वजह से उसकी प्रकृति एल्किल हैलाइडों से कुछ भिन्न प्रकार की हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हैलो एरीन, और हैलो एरीन में क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन यानी कोई एक हैलो एरीन आप लेकर के समझिए, बाकी सारे भी हैलो एरीन यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। बनाने की विधियां में पहला है बेंजीन के हैलोजिनेशन से, बेंजीन के हैलोजनीकरण से लोहे का चूर्ण और आयोडीन उत्प्रेरक या आयोडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म बेंजीन में क्लोरीन गैस यदि प्रवाहित करेंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। वास्तव में इस अभिक्रिया में वास्तविक उत्प्रेरक क्या है? FeCl3 है, जो Fe चूर्ण और क्लोरीन की क्रिया से बनता है। यहां पर मैं आपको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि स्पष्ट कर दूं। पहले मैं इसका एक रिएक्शन आपको दिखा दूं। ये आपका बेंजीन है और इसमें आपका क्लोरीन जुड़ गया। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है? ये अंधेरे में अभिक्रिया होती है, इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता। अंधेरे में इस रिएक्शन को कराया जाता है और इसका वास्तविक उत्प्रेरक FeCl3 होता है, और इस कंडीशन में यहां बनता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही, अभी आप पढ़े हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मैं आपको दिखाऊंगा, मैकेनिज्म दिखाऊंगा किस प्रकार यह रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए किस प्रकार होती है, और क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आइडोबेंजीन का निर्माण होता है। इसका पहला स्टेप होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण देखिए कैसे होगा। तो क्लोरीन है, Cl और Cl के बीच बॉन्ड है, और FeCl3 आप जानते हो बच्चों, ये लुईस अम्ल होता है, लेविस एसिड। लेविस एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन
युग्म ग्राही होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए और यहां पर Cl के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। या तो बॉन्ड टूट करके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मान लीजिए इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, तो ये बना लेता है FeCl4 माइनस और Cl प्लस, और यही Cl प्लस क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अब यही क्या करेगा, अटैक करेगा। तो दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका बेंजीन नाभिक हो गया, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बेंजीन नाभिक में क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बॉन्डेड होते हैं, और ये क्या करेगा, इस पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण कर देगा। जब ये पाई इलेक्ट्रॉन पर आक्रमण करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट होगा तभी ये यहां आके जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन को भी आपको चूंकि यहां से निकालना है, तो हाइड्रोजन भी दिखा लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ने ही यहां आकर के जुड़ गया। और जब ये दो इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होंगे तो इस वाले कार्बन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। बाकी दोनों बॉन्ड उसी तरीके से हैं। अब इस हाइड्रोजन को हमें निकालना है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। अब यहां से प्रोटॉन को कैसे रिमूव किया जाए, तो थर्ड स्टेप में देखिए प्रोटॉन को कैसे रिमूव किया जाएगा। इस पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन को यहां से निकालना है इलेक्ट्रॉन स्नेही, और यहां इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में क्या बच्चों, Cl प्लस, ये आपका Cl प्लस। तो तीसरा स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। इसमें इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन परमाणु को यहां से हम लोग बाहर निकालेंगे, ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। कैसे निकलेगा, जब FeCl4 माइनस हम लोग यूज करेंगे तो यहां से जब ये प्रोटॉन के रूप में यानी H प्लस के रूप में निकलेगा तो इस बॉन्ड को वापस यहां शिफ्ट कर देंगे। जब बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हमारा कंपाउंड बन गया क्लोरोबेंजीन। जो प्रोटॉन निकला इसमें गए हुए Cl माइनस के साथ HCl बनाएगा, और जब इसमें से Cl माइनस निकल जाएगा तो FeCl3 प्राप्त हो जाएगा। और यही FeCl3 हमारा वास्तविक उत्प्रेरक होता है। और आपको पता है बच्चों कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए लास्ट में उत्पाद के रूप में प्राप्त भी हो जाता है। इस विधि द्वारा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस विधि द्वारा आप लोग लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण, इस विधि द्वारा फ्लोरोबेंजीन का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन इस विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकते बच्चों। तो ये आपका जो भी लेक्चर था ये समाप्त हो रहा है, और इस लेक्चर में बनाने का प्रोसेस मैंने स्टार्ट किया है हेलो एरिन का। संभवतः नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं कन्वर्जन आप लोगों को सिखाऊंगा, किस तरीके से ट्रिक से हम लोग कन्वर्जन करते हैं बच्चों। और पूरा आप वीडियो अच्छे से कन्वर्जन का यदि ट्रिक आप समझ गए तो पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके समझ लीजिए कि हैंड में होंगे। तो इसलिए सभी वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देख करके समझ करके नोट्स बनाना है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहना है बच्चों। ठीक है, दैट्स ऑल।